हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत बहुत स्वागत है आपको आपका इस वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। ये ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी 2023 के सत्र के लिए। लेकिन क्योंकि अभी आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल करीब है, तो यूपी बोर्ड में जो राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र जिसे आप कहते हैं, उस नागरिक शास्त्र के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट सेशन में हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को किया है और आज के भी सेशन में हम नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक 2 से या बुक 1 से बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देर के हमें स्टार्ट कर रहे हैं ये सेशन। जो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो दो आपकी पुस्तकें हैं, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, इन दोनों किताबों के जो महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं वो सारी की सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ स्टार्ट करते हैं आज के ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल कहीं जाइएगा नहीं, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि अब हम इस सेशन को ठीक से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। ठीक है, तो पहला हमारा जो बुक, आपको पता है बुक का नाम ही है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब देखिए होता क्या है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय की क्या कंडीशंस बनी हुई थी, क्या स्थितियां पैदा हो रही थी, उन स्थितियों से संबंधित क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो जब आजादी मिल रही थी हमें, तो दो किन बातों पर सबसे ज्यादा सहमति थी। तो एक तो ये था कि बहुत दिनों से हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म थी क्योंकि उपनिवेशवाद कायम था, अंग्रेजों ने यहां पर पूरी तरह से गुलाम बना रखा था और उनका ही शासन यहां पर चल रहा था। तो एक तो हमें वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस चाहिए थी, दूसरा सबके भले के लिए काम करना, यानी हमारा कंसेप्ट क्या था, कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या कंसेप्ट था? कल्याणकारी राज्य बनाने। दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक इंपॉर्टेंट था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे, और एक हमारी चाहत ये थी कि हम कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, कल्याणकारी राज्य, जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ये हम चीज चाह रहे थे कि हम क्या करें, एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएं और दूसरा कल्याणकारी राज्य बनाएं। ठीक बात है। अच्छा, तो इसीलिए जो दो चीजें लिखी हैं, सबके भले के लिए काम, ये कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की पहचान है, और लोकतांत्रिक सरकार यानी अब हम कोई राजा महाराजा वाला शासन नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तो इसलिए क और ख दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही इसमें सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल है, नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस भाषण को बार बार ऑनलाइन चलाया जाता है, बार बार इस पर चर्चा की जाती है। तो आजादी की घोषणा किया था, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट था, या ट्विस्ट विद द डेस्टिनी था। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा, दोनों की बात की थी कि जो भाग्यवधु है हमारी, उससे हमारी चिर प्रतीक्षित भेंट हुई है, बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे, एंड दिस इज अ ट्विस्ट विद द डेस्टिनी, ये वाली लाइन भी उन्होंने बोली थी। जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, वहां पर ये बोला था, बहुत ही ऐतिहासिक वो भाषण था। तो ख और ग दोनों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों का भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। क्या था संविधान के, किस चीज में था? मौलिक अधिकार में, एकल नागरिकता में, संघवाद में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? बताइए, सोचकर बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के सभी उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया गया जिसमें क्या था, जिसमें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए, यानी उनको ये भी काम जरूर करने चाहिए। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें, बताइए। मौलिक अधिकार हो जाएगा, एकल अधिकार हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो एकल नागरिकता है, जो संघवाद है, ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से संविधान में वर्णित हैं, जो कानूनी रूप से अदालतों में आप जिसको कह सकते हैं कि इन्फोर्स करा सकते हैं। यानी अगर ये चीज ऐसी है जो एक तरह से अदालत में चैलेंज की जा सकती है अगर इनके विपरीत काम होगा तो। लेकिन हमारे संविधान में एक ऐसी भी चीज है जिसको आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, इसको बोलते हैं डीपीएसपी अंग्रेजी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है, इसमें क्या हुआ है कि संविधान में कुछ ऐसी चीजें वर्णित की गई हैं जो
सरकार के लिए बाध्य नहीं है कि अगर वो ना करे तो तुरंत सरकार के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, लेकिन सरकार को ये करना चाहिए, ऐसा एक सिद्धांत दिया गया है, एक गाइडेंस दी गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो अगर अब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। एकल नागरिकता है तो कंपलसरी है, वो माननी ही पड़ेगी। संघवाद है कि जो है यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी जो हैं, ये ऐसे हैं जिन पे सरकार कहती है या संविधान कहता है कि भारत की सरकार को ये भी करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें आर्थिक समानता, ठीक है, सोशल जस्टिस की बात है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है ना, और इस तरह से तमाम डीपीएसपी को डाला गया है कि सरकार को ये भी काम करना चाहिए। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। चलिए कमेंट करिए कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक डाले गए हैं। अगला सवाल है, आजाद भारत के समक्ष प्रमुखतः 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो जब भारत आजाद हुआ तो उसमें है ना कि जो स्वतंत्र भारत में जो चुनौतियां निकल कर आई, तो उसमें कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी? एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम रखना, समूचे समाज का विकास करना, कौन सी चुनौतियां थी बताइए? चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग जो है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो आपने पढ़ी हैं, तो उसमें ये चीज मुख्य रूप से निकल कर आती है। तो कौन सी थी? एकता बनाए रखना, तो ये तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों था? क्योंकि देखिए उस समय जब आजाद हुआ देश तो बहुत सारे सांप्रदायिक हिंसे चल रहे थे, देश में विभाजनकारी शक्तियां भी एकदम से एक्टिव थी। तो एकता को बनाए रखना, और कई सारे क्या था, कई सारे रजवाड़े थे जिनको भारत में मिलाया जा रहा था, तो उनके साथ मेल जोल स्थापित कर पाना, कहीं भाषा का संघर्ष था, कहीं धर्म का संघर्ष था, तो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चुनौती था। दूसरा, लोकतंत्र कायम करना, क्योंकि बहुत सालों से लोकतंत्र की आदत ही नहीं थी, राजशाही की परंपरा व्याप्त थी, और लोग अपने समझ बूझ से वोट डाल सकें, अपनी सरकार चुन सके, ऐसा कोई पहले से सिस्टम चला हुआ आ ही नहीं रहा था। तो ऐसे में लोकतंत्र को कायम करना ये भी एक चुनौती थी, और समूचे समाज का विकास करना। तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये सारी चुनौतियां देखने को मिल रही थी। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के उपयोग से चुनाव हुआ? सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जैसे मान लीजिए हर आदमी जो 18 वर्ष का है वो किस धर्म का है, किस जाति का है, कौन सा लिंग है, मतलब नहीं है, सब वोट डाल सकते हैं। पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, बाद में 18 वर्ष कर दिया गया। तो सबसे पहले कहां पर किया गया? ठीक है, कहां पर यह चुनाव कराया गया? चलिए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा घोषित किया गया? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब विभाजन हो रहा था, विभाजन के बाद जब स्टेट्स बनाए जा रहे थे, तो एक बनाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कमिटी बनाई गई। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1953 में की गई, और 1956 में इसकी संस्तुति के आधार पर पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया वो आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1956 में ये राज्य बनाया गया था। जो आयोग की स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा निश्चित तौर पर बिना किसी संदेह के आंध्र प्रदेश। तेलंगाना तो बाद में उससे अलग किया गया है। अगला सवाल है, 2 राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, अंग्रेज। तो ये 2 राष्ट्र, 2 नेशन थ्योरी जिसे कहते हैं, जिसके आधार पर फिर धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बना दिए गए थे। तो 2 राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? कौन सा साल जिसमें बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत, जिसको राइट्स बोलते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए, विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग ट्रांसफर हुए, जाना पड़ा। तो कौन सा साल था? 1947, 1948, 1949 या 1950? क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा 1947। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, आम जनता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका विरोध किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस द्वारा किया गया, और खास करके जो मोहम्मद अली जिन्ना इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। अभी पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, तो उसमें एक डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया जाता था उनके द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, ये आप जब हिंसा वाला पार्ट में लिखेंगे तो उसमें डाल सकते हैं। उसमें क्या होता था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया जाता था, और उसमें खुल के फिर दंगे होते थे, काटमार होती थी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी।
अगला सवाल है, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवियत्री थी? बांग्ला, कन्नड़, मलयालम या पंजाबी? अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवियत्री थी? बताइए। अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवियत्री थी? बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी? सही जवाब क्या हो जाएगा? पंजाबी। ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? बताइए। 1905, 1906, 1907 या 1908? मुस्लिम लीग, ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना बाद में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे थे, उसका गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग। चलिए, तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907 या 1908? सही जवाब हो जाएगा 1906। ठीक है। चलिए, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी में एक वर्ड अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये सिंध के इलाके में जो फ्रंट या जो एक तरह से कह सकते हैं सीमावर्ती इलाके हैं, सिंध के इलाके में बहुत एक्टिव थे और स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे। तो मोहन, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया? तो फ्रंटियर गांधी कहा गया खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? जाति, धर्म, रंग रूप या भाषा? भारत का विभाजन किस आधार पर किया गया? जाति, धर्म, रंग रूप या भाषा? ठीक है, भारत का विभाजन किया गया था धर्म के आधार पर। तो इस्लामिक कंट्री बन गई पाकिस्तान। ठीक है, और भारत में, हाँ, 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितने फीसद मुस्लिम थे? 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? 17%। किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई थी? लाहौर, अमृतसर, पंजाब, पंजाब, बंगाल और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अमृतसर, सूरत, लाहौर, कोलकाता और अमृतसर? बताइए। देखो, जो विभाजन हुआ था उसमें मुख्य रूप से दो राज्य विभाजित हुए थे। एक तो बंगाल को विभाजित करके एक तरफ बांग्लादेश वाला पूर्वी पाकिस्तान था, और एक पंजाब को विभाजित करके पूरा जो फिर लाहौर वाला इलाका, वहां एक पंजाब उधर चला गया, आधा पंजाब इधर रह गया था। तो अधिक हिंसा कहां पर हुई थी? तो सबसे अधिक हिंसा कहां हुई? लाहौर, कोलकाता, अमृतसर। क्योंकि ये लाहौर, कोलकाता, अमृतसर, ये तीनों ऐसे जगह थे जो जिस राज्य में थे वहां पर ही मेन विभाजन हुआ था, मतलब वहीं से जमीन विभाजित की गई, तो वहां पर हिंसा बहुत ज्यादा हुई थी। ठीक है। देश के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे? भोपाल, मणिपुर, हैदराबाद या त्रावणकोर? तो संविधान सभा का गठन हुआ जो दिसंबर 1946 से काम करना शुरू की, और संविधान सभा में क्या है कि जो चुने हुए लोग थे और जो प्रिंसली स्टेट्स यानी रजवाड़े थे उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया। तो संविधान सभा में कौन शामिल नहीं होना चाहता था? भोपाल के नवाब, मणिपुर के, हैदराबाद के या त्रावणकोर के? संविधान सभा में कौन शामिल नहीं होना चाहता था? भोपाल, मणिपुर, हैदराबाद या त्रावणकोर? कहां के नवाब? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भोपाल के नवाब। डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? पंजाब गुजरात, बंगाल गुजरात, पंजाब बंगाल या बिहार पंजाब? चलिए बताइए, कहां का विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? पंजाब गुजरात, बंगाल गुजरात, पंजाब बंगाल या बिहार पंजाब? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि जो मेन बंटवारा था वो बंगाल और पंजाब का ही हुआ था। ठीक है, तो पंजाब से आधा चला गया, फिर पंजाब के उसमें जो बंटवारा हुआ वहां से फिर बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, और जो बंगाल से बंटवारा हुआ वो बन गया पूर्वी पाकिस्तान। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1953 में ये आयोग बनाया गया। देखिए, इसकी जो संस्तुति आई 1956 में, तो बहुत लोगों को लगता है कि 1956 में ही बनाया गया था। 1953 में ये आयोग बनाया गया था, जिसकी संस्तुति 1956 में आई। तो इसमें कौन हो जाएगा अध्यक्ष? नेहरू, फजल अली, के पदिक्कर, इनमें से कोई नहीं। नेहरू, फजल अली, के पदिक्कर, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फजल अली। ध्यान रखिएगा, फजल अली सही जवाब है। नेहरू किस राष्ट्र की नियोजित राजनीति से प्रभावित थे? नियोजित राजनीति किसको कहते हैं? नियोजित राजनीति कहते हैं प्लान्ड या नियोजित विकास।
प्लान्ड पॉलिटिक्स, जो जुड़ा है प्लान्ड इकोनॉमी से, प्लान्ड इकोनॉमी यानी नियोजित अर्थव्यवस्था या नियोजित विकास, कुल मिला जुलाकर। तो उस समय पूरी दुनिया में सोवियत संघ जो था, ठीक है, सोवियत संघ, वहां पर क्या चल रहा था, नियोजित विकास चल रहा था, जिसमें स्टालिन लेनिन जैसे नेताओं ने क्या किया, वहां पर नियोजित विकास को आगे बढ़ाया, पंचवर्षीय योजनाएं आगे बढ़ाई जो साम्यवाद पर आधारित थी। तो पूरी तरह साम्यवाद को तो भारत ने कॉपी नहीं किया लेकिन जो नियोजन करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके और पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू डेवलपमेंट करने का प्लान था, ये भारत में पसंद आया और वहीं से फिर प्रेरणा लेकर उस तरह की ही राजनीति यहां भी बढ़ाई गई। तो सोवियत संघ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ। रजवाड़ा का जो भारतीय संघ में विलय हुआ तो किस नाम का सहमति पत्र था जिस पर वो साइन करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट, हाँ, तो इसमें जो नाम ऑप्शंस दिए आपके पास, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, एक्सेशन जिसको कहते हैं एक्चुअली, या उपरोक्त सभी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ग इसमें सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान की बुनियाद किस पर है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, कट्टरपंथी सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत या धर्मांधता का सिद्धांत, किस बुनियाद पर वो राज्य बनाया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसको आप टू नेशन थियरी कहते हैं, कट्टरपंथी सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत या धर्मांधता का सिद्धांत, बताइए पाकिस्तान की बुनियाद किस पर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसको टू नेशन थियरी कहा जाता है, ठीक है, इसी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थी समस्या का प्रमुख कारण क्या था, लोगों का स्वेच्छा से पलायन करना, ठीक है, लोगों का धर्म के नाम पर पलायन करना, लोगों का आत्मरक्षा के लिए पलायन करना या लोगों का अत्याचारों से बचने के लिए पलायन करना, जिसको रिफ्यूजी कहा गया, ठीक है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। तो ये पलायन का मुख्य कारण या मुख्य उद्देश्य क्या रहता था, लोगों का स्वेच्छा से पलायन, लोगों का धर्म के नाम पर पलायन, लोगों का आत्मरक्षा के लिए पलायन या लोगों का अत्याचारों से बचने के लिए पलायन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, लोगों का आत्मरक्षा के लिए पलायन। वहां पर बहुत हिंसा हो रहा था, बहुत मारा भी जा रहा था, कुछ लोग थे जो स्वेच्छा से भी जा रहे थे, लेकिन खास करके लोग भाग भाग के, खासकर जो शरणार्थी समस्या थी, क्योंकि जो इच्छा से जा रहे थे जाके कहीं बस रहे थे, लेकिन जिनको भगाया जा रहा था वो भाग भाग के किसी तरह जान बचा के आके एक रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, तो आत्मरक्षा के लिए पलायन वो कर रहे थे, जो शरणार्थी समस्या थी। पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन का मुख्य कारण क्या था, शासन द्वारा निष्कासन का आदेश, स्वेच्छा से भारत में बसने की इच्छा, आतंक और अत्याचारों से बचने की विवशता या भारत सरकार को बसने के लिए बुलाना। चलिए, हिंदुओं का पलायन का मुख्य कारण क्या था, बताइए हिंदुओं के पलायन का मुख्य कारण क्या था, शासन द्वारा निष्कासन का आदेश, स्वेच्छा से भारत में बसने की इच्छा, आतंक और अत्याचारों से बचने की व्यवस्था या भारत सरकार को बसने के लिए बुलाना। ठीक है, जो हिंदू थे उनके पलायनों का क्या क्या कारण था, क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या कारण हो जाएगा, तो कारण हो जाएगा आतंक और अत्याचारों से बचने की व्यवस्था। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की कितनी संख्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 565, 560, 359 या 599। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 565। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में शासकों को यह सुविधा दी गई है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वे अपनी रियासत के स्वतंत्र शासक रह सकते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, वे केवल भारत में ही रियासत का विलय कर सकते हैं, वे भारत या पाक विलय या स्वतंत्र शासक बनकर रह सकते हैं। क्या ऑप्शन दिया गया था उनको, बताइए, चारों ऑप्शंस पढ़िए, ठीक से आंसर करिए, उनको क्या ऑप्शन दिया गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि वे केवल भारतीय संविधान में शासकों को यह सुविधा दी गई थी, घ इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत या पाक में विलय या स्वतंत्र शासक बनकर रह सकते हैं। अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, संपूर्ण क्रांति, उपरोक्त में से सभी, कोई नहीं।
यानी ये दुग्ध से संबंधित, दूध से रिलेटेड, अमूल का पूरा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था? दूध से। कहां पर? गुजरात में। तो वहां पर इस आंदोलन को क्या कहा गया? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, संपूर्ण क्रांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? उद्योग से, सेवा क्षेत्र से, कृषि से, या उपरोक्त सभी? हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? बताइए। उद्योग से, सेवा क्षेत्र से, कृषि से, या उपरोक्त सभी? तो हरित क्रांति में बेसिकली क्या हुआ, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए, ये 1966-67 के आसपास भारत में इसको लाया गया, और भारत में इसके जनक कहे जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उन्नतशील बीजों का, उन्नतशील बीज जो है इनका इस्तेमाल किया गया। और इसमें साथ साथ में कीटनाशक और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी झाड़ियों को, घासों को खत्म करने वाले, इसके साथ साथ उच्चतम सिंचाई की व्यवस्था और मशीनीकृत कृषि का इस्तेमाल करके क्या किया गया? जो प्रोडक्शन है, जो खाद्यान्न का उत्पादन है, वो बहुत तेजी से बढ़ाया गया। उसको क्या किया गया? बहुत तेजी से बढ़ाया गया। इसी पूरे प्रोसेस को कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसका उद्देश्य था खाद्यान्न में स्वयं संपन्न बनना, स्वयं संपन्न बनना या समर्थ बनना, सेल्फ सफिशिएंट बनना। तो ये चीज जो है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति से जुड़ी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये किससे हो जाएगा? इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। गौ इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कुछ समस्याएं थी, जैसे इसमें सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता थी, तो जहां सिंचाई के साधन होंगे या जो इसमें, इसके अलावा ट्रैक्टर और मशीनों के इस्तेमाल थी, तो जो थोड़े अमीर वर्ग के किसान थे या जिनके पास परचेजिंग पावर या ज्यादा पैसा था, वही किसान इसको ज्यादा कर सके। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये गिने चुने कुछ एरियाज थे जहां ये सक्सेसफुल हुआ। पूरे देश में बराबरी से ये लागू नहीं हो पाया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ा? रूस, यूरोप, अमेरिका, या अफ्रीका? बताइए। खाद्यान्न संकट के लिए भारत को किस देश पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा? खाद्यान्न संकट। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, या मध्य प्रदेश? जिसको कहते हैं ना कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन, सहकारी दूध उत्पादन, ये कहां हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, या मध्य प्रदेश? चलो, सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। और कौन सा, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी? अमूल। ठीक है, अमूल दूध प्रोजेक्ट। और इसको क्या बोला गया? श्वेत क्रांति। इसको क्या बोला गया? श्वेत क्रांति। और इसके जनक के रूप में कौन आए? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं? बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? क्योंकि देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो हमारी जो विचारधारा थी वो तो समाजवाद की थी, कि ठीक है, हम समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी हमने दूसरी चुनी। तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी थी? पूंजीवादी थी कि मिश्रितवादी थी कि निजी थी? कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, बताइए। देखिए, अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है, इसके कुछ प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है पूंजीवादी। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, यहां पर क्या होता है, इसको मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था,
या इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यहां पर एक चीज बहुत क्लियर होगी कि सरकार जो है वो किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार ये नहीं कहती है कि आप हम जो बताएंगे वही उत्पादन करिए, हाँ ठीक है, और किसके लिए उत्पादन करना है, किस दाम पर करना है, किस दाम पर बेचना है, सरकार कुछ नहीं कहती है। वो कहती है बाजार में जो मांग और पूर्ति है उसी हिसाब से आप बेच लीजिए। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था ये होती है, इसको कहते हैं केंद्रीयकृत या नियोजित, केंद्रीयकृत। इसमें क्या होता है ना कि सब कुछ केंद्रीकृत होता है, यानी सरकार के हाथों में होता है, सेंट्रलाइज होता है, एक जगह से होता है। वहां जो प्लानिंग होगी आपको उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था चलानी है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, सब कुछ सरकार तय करके बताती है। ठीक है, वहां पर यह नहीं होगा कि आप जो है अपने हिसाब से चीजें तय कर पाए। और तीसरी होती है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहां पर क्या होता है, अच्छा यहां क्या है ना, यहां पर होता है सारी चीजें क्या होती है निजी क्षेत्र के हाथ में होती हैं। यहां पर क्या होता है सब कुछ सरकारी क्षेत्र होता है। और जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होती है यहां पर निजी प्लस सरकारी ये दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। यानी निजी क्षेत्रों के लिए भी जगह होती है, सरकारी उपक्रम भी होते हैं, दोनों मिलकर जो है एक तरह से अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो भारत ने जो है उस समय कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, वो अपनाई थी। कि थोड़ा सा हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी देंगे और थोड़ा सा सरकार भी चलेगी। हालांकि ये जरूर था कि ये ठीक रूप से मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जब हम 1991 में नई आर्थिक नीति लेकर आए तब हुआ, क्योंकि यहां पर बहुत कम क्षेत्र थे जो प्राइवेट के लिए छोड़े गए थे, ज्यादातर सरकारी क्षेत्र ही यहां पर दिखाई पड़ते थे। अगला सवाल है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56, 52 से 57, 47 से 52 या 61 से 66? बताइए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 51 से 56 ये तो फर्स्ट की थी, ठीक है, और हाँ, और 56 से 61 फिर रही सेकंड की, और 61 से 66 ये रही थी थर्ड की। हालांकि 66 से 69 तक हमने योजना का अवकाश लिया था, हमने कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई, क्योंकि हमने 2 युद्ध लड़े थे, खाद्यान्न संकट था, तो हमारे पास इतना क्या है रिसोर्सेज नहीं था कि हम इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करें। तो हमने एक एक वर्ष की एनुअल प्लान्स बनाए थे, ठीक है, 66 से 69 तक। लेकिन जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो 61 से 66 तक रही थी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा देखिए, जो पहला इसमें एक चीज पूछा है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको बोलते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल प्लान, हैरोल्ड डोमर मॉडल प्लान। और ये शुद्ध रूप से किस पर आधारित था? कृषि पर। इसके अलावा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा उसको कहा जाता है महानलोबिस प्लान, महानलोबिस मॉडल। और ये आश्रित था उद्योग पर, मतलब आश्रित क्या, इसका उद्देश्य उद्योग को विकसित करना था। तीसरे में हमने क्या किया, दोनों उद्देश्यों को साथ मिलाकर थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया था। ठीक है, चलिएगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। 1961 से 66 तक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ। किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई? अब देखिए, एक दल के प्रभुत्व के दौर वाला चैप्टर आपने देखा है, तो हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू एक तरह से प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आ रहे थे। लेकिन कौन सा ऐसा दौर आया जब इंदिरा गांधी एक बहुत प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आई, इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में एक तरह से वर्चस्व बनने लगा था? वो कौन सा समय था? 70 के प्रथम दशक में, 60 के प्रथम दशक में, 50 के प्रथम दशक में, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1970 के प्रथम दशक में। 1970 के प्रथम दशक मतलब ये कि प्रथम चरण कह लीजिए आप। 71 में फिर वो गरीबी हटाओ और सारा वो जो लेकर वो नारा आए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सन 1950 से सन 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि का दर क्या रहा है? 5%, 3 से 3.5%, 5 से 6 या 6%? 1950 से 1960 यानी शुरुआती 10 साल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 3 से 3.5%।
पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से किया जाता है? सरकार के द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा, किसी भी एक बड़ी कंपनी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से किया जाता है? सरकार के द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा, किसी भी एक बड़ी कंपनी के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया था कि भाई जो पूंजीवादी मॉडल होता है उसमें सरकार कहीं हस्तक्षेप नहीं करती है और वहां प्राइवेट ओनरशिप होती है, निजी क्षेत्रों का ज्यादा बोलबाला होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा विकास का काम किया जाता है। अगला सवाल है, सन 1960 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ? उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट चल रहा था, तो सर्वाधिक किस राज्य में हो रहा था बताइए? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, या बिहार में? और इसी खाद्यान्न संकट की वजह से फिर हमें हरित क्रांति की तरफ भी जाना पड़ा था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा खाद्यान्न संकट चल रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे अधिक जोर दिया गया? कृषि, सेवा क्षेत्र, उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें किस पर ज्यादा जोर दिया गया? कृषि, सेवा क्षेत्र, उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसमें से किस पे ज्यादा जोर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा उद्योग। और इस मॉडल को क्या बोला था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, फिर से बता देता हूं। पीसी महालनोबिस जो एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन स्टैट्स यानी कि सांख्यिकीविद थे, तो उनके नाम पर ये पीसी महालनोबिस के नाम पर इसको नाम रखा गया महालनोबिस मॉडल। ये बहुत पूछता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, उद्योग पर विशेष ध्यान था। सन 1960 के दशक में कृषि की क्या दशा थी? बदतर हो गई थी, विकसित हुई, सामान्य रही, इनमें से कोई नहीं? 1960 के दशक में बताइए। अब 1967 में ही हमने क्या किया? 1967 में ही हमने हरित क्रांति की, तो उस समय की स्थिति जो है वो सामान्य बिल्कुल रही थी, क्योंकि हम धीरे धीरे उसमें अब विकास लाने की कोशिश कर रहे थे। हरित क्रांति का लाभ किसे मिला? धनी किसानों को, छोटे भूस्वामियों को, छोटे किसानों को, उपरोक्त में से कोई नहीं? हरित क्रांति का लाभ किसे मिला? धनी किसानों को, छोटे भूस्वामियों को, छोटे छोटे किसानों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। हरित क्रांति का लाभ किसको मिला था? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा धनी किसानों को। मैं क्यों बताया धनी किसानों को? क्योंकि देखिए, हरित क्रांति में कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसमें क्या था? उन्नतशील बीज चाहिए थे, यानी जो बीज थे वो भी अच्छे क्वालिटी के थे, तो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इसमें क्या था? सिंचाई के विकसित साधन चाहिए थे, यानी थोड़े बहुत सिंचाई से काम नहीं चलता। इसमें सिंचाई क्या था? ज्यादा स्तर पर इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई के विकसित साधन, उन्नतशील बीज, इसके अलावा मशीनीकृत कृषि की बात की जा रही थी। ये पॉइंट्स आप लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स में भी लिख सकते हैं। मशीनीकृत कृषि की इसमें चर्चा की गई। भाई ट्रैक्टर चाहिए, बीज छींटने वाली चीजें चाहिए, तो इसके अलावा कीटनाशक चाहिए, उर्वरक, कीटनाशक, है ना? तो ये सारी चीजों की आवश्यकता थी। तो इतनी आसानी से इसमें क्या है, छोटे या मझले किसान या छोटे भूस्वामियों के लिए ये इतना फायदे वाला सौदा नहीं था, इसलिए उनको ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा था। तो यहां पर हरित क्रांति का लाभ किसको ज्यादा मिला? धनी किसानों को ज्यादा मिला था। अगला सवाल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की क्या स्थिति थी? सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें बचत और निवेश की क्या स्थिति थी? कमी हुई थी, वृद्धि हुई थी, एक समान रही थी, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा?
सही जवाब हो जाएगा, इसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के नाम से जाना गया? लीजिए, अभी मैं चर्चा कर ही रहा था, हराट डोमर, महानलोबिस, अमेरिकल या मार्शल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के नाम से जाना गया था? चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? महानलोबिस मॉडल के नाम से जाना गया था। और ये ध्यान रखिएगा कि इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्योग था। ठीक है, इसी समय 1956 में ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी, दूसरी स्वतंत्र भारत की नई औद्योगिक नीति भी आई थी 1948 के बाद। नई औद्योगिक नीति जो है ये भी 1956 में आई थी। ठीक है, जिसमें कुटीर उद्योग और इन सर्व उद्योगों को बढ़ाने की बात भी की गई थी। तो उद्योग इसका एक प्रमुख जो है पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट रहा था या ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट रहा था, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। चलिए, अगला सवाल है, इनमें से कौन हरित क्रांति के उपकरण के रूप में प्रयोग हुआ? HYV बीज, रासायनिक खाद, कृषि का मशीनीकरण या उपरोक्त सभी? हरित क्रांति के उपकरण के रूप में क्या क्या इस्तेमाल हुआ था? हरित क्रांति के उपकरण के रूप में, कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या क्या इस्तेमाल हुआ था इसमें? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मार्च 1950, 12 मार्च 1951, 3 जनवरी 1953 या इनमें से कोई नहीं? योजना आयोग की स्थापना कब की गई बताइए, जिसने क्या किया? जिसने देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। तो योजना आयोग की स्थापना की गई, कब की गई? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये क्या करते थे? 5 वर्षों की योजना बनाते थे, 5 वर्षों की योजना। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। पंचवर्षीय योजनाएं चली टोटल, वो कब से कब तक? 1951 से 2017 तक। हालांकि 2015 में योजना आयोग के जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, लेकिन जो स्थापना हुई थी योजना आयोग की वो कब हुई थी, ये हमारा सवाल है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? यानी प्लान डेवलपमेंट के बारे में कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है? तो भारत में आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी, नियोजित विकास के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी विकास की परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। बिजली उत्पादन हेतु भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई। तो क्या सही जवाब लग रहा है आपको? नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? भारत में आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी, सबसे बड़ी विकास की परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई, बिजली उत्पादन हेतु भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं शामिल हैं, भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई। क्या लग रहा है, क्या सही हो जाएगा? तो सही क्या हो जाएगा? बिजली उत्पादन हेतु भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं भी इसमें शामिल थी। भारत ने शुरुआती में दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? जो हमने स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की अपनाई थी इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी कृषि या आत्मनिर्भरता? बताइए कौन सा इसमें शामिल नहीं था? प्लानिंग, इसको अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्ड्स भी कई बार हमें एग्जाम में मदद करते हैं। तो हमने प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा, कि हमने लिबरलाइजेशन के बारे में नहीं सोचा, कि हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं सोची जो डेनमार्क ने सोची थी, कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी नहीं सोचा या सेल्फ रिलायंस, क्या नहीं सोचा? देखो, नियोजन का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। उदारीकरण का मतलब क्या था? कि चलो भाई जो चाहे इंडस्ट्री लगा ले, जो चाहे निवेश कर ले, जिस क्षेत्र में जो काम करना चाहे वो कर ले। तो हमने इसमें से किस चीज के लिए अलाउ नहीं किया था?
तो जाहिर सी बात है हमने बाकी सहकारी खेती मिलजुल के खेती करना, हमने सारी नीतियों पर तो हम एग्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उदारीकरण या लिबरलाइजेशन जो था उस पर एग्री नहीं थे। और उदारीकरण को हमने कब अपनाया है? उदारीकरण को हमने अपनाया है 1991 में, जब हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया था। ठीक है, नई आर्थिक नीति में 3 चीजें थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो उसमें उदारीकरण को भी उसी समय हमने मुख्य रूप से अपनाया था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? प्रथम योजना, तृतीय योजना, पंचवी योजना या छठी योजना? बताइए। गरीबी हटाओ को प्रमुखता किसमें दी गई? किस पंचवर्षीय योजना में? प्रथम योजना में, तीसरी योजना में, पांचवी योजना में या छठी योजना में? प्रथम योजना में तो क्या दिया गया? कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को। तीसरी में दोनों को मिला दिया गया था। जो गरीबी हटाओ था वो मुख्य रूप से छठी योजना 80 से 85 में दिया गया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? पशु विकास से, अमूल से, दुग्ध उत्पादन वृद्धि से या इनमें से कोई नहीं? मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो ये बताइए। तो वर्गीस कुरियन। और कौन सी परियोजना? अमूल। तो ये किससे संबंधित थी? दूध से, अमूल। ठीक है, तो दूध उत्पादन से। ठीक है ना। सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश? बताइए। सहकारी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन जिसको कहते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी बोर्ड में आपसे, हालांकि भूगोल में पूछा होता, लेकिन फिर भी यूपी बोर्ड का एग्जाम है तो इतना तो आपको जनरल नॉलेज यूपी के बारे में होना ही चाहिए। तो सहकारी दूध उत्पादन में जो आंदोलन में राज्य है वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए। लौ अयस्क का भंडार किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? उड़ीसा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का में किसे प्रधानता दी गई? भारी उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, कृषि या उपरोक्त सभी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसको नाम क्या बताया था मैंने? हैरोल्ड डोमर मॉडल प्लान। इसमें किस चीज को प्रमुखता दी गई? प्रधानता किस चीज को दी गई? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कृषि को। एग्रीकल्चर वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपसे एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है, जाहिर सी बात है, 1 जनवरी 2015। कब हुई है? 1 जनवरी 2015। हालांकि जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो 2017 तक चली, लेकिन स्थापना इसकी हो गई। अच्छा, ये 5 सालों की योजना नहीं बनाता, ये क्या करता है? 3 इयर्स, 7 इयर्स यानी 7 वर्ष और 15 इयर्स। ये 3 तरह के योजनाएं, ये 3 तरीके की नियोजन या प्लानिंग नीति आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1961 से 66, ये हमने सवाल किया भी था, तो 61 से 66। योजना आयोग की स्थापना ईयर वाइज पूछ दिया, डेट हटाकर। कई बार ईयर में बहुत कंफ्यूजन होती है, ईयर कब, कौन सा साल था, कौन सा साल था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 1950। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि, उद्योग, गरीबी, आत्मनिर्भरता। तो कृषि हमने किया था। हाँ, योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, किसी की नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, चलिए। नीति आयोग की स्थापना 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या कानून मंत्री? योजना आयोग में कौन हुआ करते थे? तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यहां भी प्रधानमंत्री हैं, यहां भी उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहां एक और पद होता है नीति आयोग में, ध्यान रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा उस पद पे अभी कौन विराजमान है? सीईओ। इसको कहते हैं मुख्य, इसको कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, सीईओ।
तो योजना आयोग के नीति आयोग में जो है सीईओ होते हैं, जो योजना आयोग में नहीं रहते थे। लेकिन जो अध्यक्ष की बात है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री होंगे निश्चित तौर पर, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? के.एन. राज, पीसी महालनोबिस, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? के.एन. राज। भारत और चीन की औपचारिक सीमा रेखा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। डूरंड, मैकमोहन, रेडक्लिफ या इनमें से कोई नहीं। भारत और चीन की औपचारिक, जिसको फॉर्मल बाउंड्री लाइन कहते हैं, कौन सी है इसमें? बताइए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि भारत अपनी अधिकतम सीमा किस देश के साथ साझा करता है। जो थल से सीमा है वो किस देश के साथ सबसे ज्यादा है उसकी। खैर, इसका जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ पाकिस्तान के लिए। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो एक तो किया 1974 में, दूसरा 1997, 1998, 1999 या 2000। चलिए बताइए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 1998, लाफिंग बुड्ढा। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो दोनों एक साथ थे। चलिए बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और विदेश नीति के का सबसे बड़ा आधार भारत में स्वतंत्रता के समय क्या था? गुट निरपेक्षता, जिसको हम कर चुके हैं। इसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें हमने क्या किया, जो शीत युद्ध में दो ध्रुव या दो पोल्स बने थे, दो केंद्र बने थे दुनिया में, उनमें से किसी एक में भी शामिल न होने का निर्णय लिया था। ठीक है, और ये बोला था कि हमें तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए इन गुटबाजी से, सैन्य संगठनों से। बाकी अंतरराष्ट्रीय मामलों से तटस्थता की बात नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, अब इसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, रीजनल यूनिटी। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? 3 बड़े उद्देश्य के रूप में। तो संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है सोवरेनिटी, कि आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत दिनों तक हम उपनिवेश काल में थे, गुलाम थे, और हमें क्या निर्णय लेने चाहिए इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो अब आज़ादी हमें मिली थी, तो हमारे सामने चैलेंज ये था कि हम किसी और को अपनी ये संप्रभुता जो है गिरवी न रखें। ठीक है ना। नौ उपनिवेशवाद का नाम भी तो इसी बीच में दिया गया कि भाई ये जो गुटों में शामिल होने वाली बात है, ये एक तरह से फिर गुलाम बनाने वाली बात है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग जो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, या अलग अलग जो रजवाड़े थे, वो अलग अलग होना चाह रहे थे, भारत के साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाह रहे थे। तो ये अखंडता कैसे बचाई जाए, बना के रखी जाए, और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि स्थिति बिल्कुल गंभीर थी। तो ये सारी की सारी जो है 3 बड़े उद्देश्य थे, और इसी आधार पर हमने गुट निरपेक्षता का पालन किया था। अगला सवाल है कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर डैश पर आक्रमण किया। रूस, मिस्र, हंगरी, इनमें से कोई नहीं। स्वेज नहर की स्थापना हुई थी 1869 में, और उसी को लेकर आक्रमण किया था। स्वेज नहर के मामले को लेकर आक्रमण किया किसने? ब्रिटेन ने। किस पर किया? रूस, मिस्र, हंगरी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो सही जवाब आ जाएगा मिस्र, यानी इजिप्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 1956 में सोवियत संघ ने आक्रमण किया किस पर? हंगरी, मिस्र, ब्रिटेन या फ्रांस? सोवियत संघ ने किस पर आक्रमण किया था? चलो, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हाँ, हंगरी। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने डैश में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। जनवरी 1947, मार्च 1947, अगस्त 1947 या फरवरी 1949। फिर बाद में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी हुआ। बताइए किस ईयर में हुआ? बांडुंग सम्मेलन जो कहते हैं। और इसका आंसर बताइए। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्च 1947। एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कब और कहां हुआ था? 1945 बांडुंग, 1955 बांडुंग, 1960 एशिया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां हुआ? 1945 बांडुंग, 1955 बांडुंग, 1960 एशिया, इनमें से कोई नहीं।
चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 बांडुंग। अब ये वो समय था जहां से एक तरह से गुट निरपेक्षता की नींव पड़ गई। वहां पर ये एक तरह से विचार प्रस्तुत कर दिए गए कि हम ऐसे देश हैं, क्योंकि अफ्रीकन में भी ज्यादातर न्यूली नए नए उनको आजाद प्राप्त हुए देश थे, या ऐसे देश थे जिनकी संप्रभुता बहुत दिन तक गुलाम थी या गिरवी थी। तो इन देशों को भी ये समझाया गया कि भाई देखिए, आप लोग जो है, ये जो महाशक्तियां हैं सोवियत संघ या अमेरिका, इनके पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अपने लिए अपना रास्ता तैयार करना होगा, और वो गुट निरपेक्षता का रास्ता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? अफ्रो अफ्रीकी सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा या बांडुंग? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी? अफ्रो अफ्रीकी सम्मेलन, हाँ, पेरिस सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, बांडुंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बांडुंग सम्मेलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1955, 1960, 1961, 1970? पहला सम्मेलन। और ये हुआ कहां था? हुआ था कहां? बेलग्रेड, बेलग्रेड में। तो ये कहां कब हुआ? 1955, 1960, 1961, 1970? चलिए, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1961, 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ? ब्रिटेन, बुल्गारिया, बेलग्रेड, जापान? अभी मैंने आपको हिंट किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस जगह पे हुआ था? सही जवाब क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। चीनी क्रांति कब हुई? चाइनीज रिवॉल्यूशन 1947, 1948, 1949 या 1950? चीनी क्रांति कब हुई थी? 1947, 1948, 1949, 1950? चलो, सही जवाब क्या हो जाएगा? 1949। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ? 20 अप्रैल 1951, 25 अप्रैल 1953, 24 अप्रैल 1952 या 29 अप्रैल 1954? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ? जो समझौता टूटा, फिर 62 का युद्ध भी हुआ। तो ये शांति स्थापित करना, सह अस्तित्व की भावना, एक दूसरे की संप्रभुता में हस्तक्षेप न करना, इस तरह की सब नीतियां इसमें अपनाई गई थी। तो ये कब हुआ था? चलो, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से नेतृत्व किसने किया? देख सियाओपिंग और नेहरू, चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू, सी जिनपिंग और जवाहरलाल नेहरू? इनमें से कोई नहीं। लीडर्स कौन थे इंपॉर्टेंट? देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और यूपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस के पूछे जाने की बहुत संभावना है। ना सिर्फ यूपी बोर्ड बल्कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट्स हैं, और करंट जनरल नॉलेज के लिए तो है ही। तो चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू। भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद हुआ? सीमा विवाद, तिब्बत पर चीन का कब्जा, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना, उपरोक्त सभी? बताइए, कौन कौन से वो मेन मुद्दे थे जिसको लेकर टेंशन चल रहा था? तो सॉरी, जाहिर सी बात है, सीमा का विवाद तो था ही। उसके अलावा तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। तिब्बत जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, और हमारे लिए वो बीच में उसका आजाद रहना जरूरी था, क्योंकि चीन से सीधे बाउंड्री रहेगी तो चीन कभी भी तंग करेगा। दूसरा, हमने क्या किया, दलाई लामा जब उनके जो धर्म गुरु थे वहां से भागे, तो हमने उनको शरण दे दिया, तो चीन और ज्यादा चिढ़ गया। तो इस स्थिति में हम अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो मामले थे, वो मामले तनाव का कारण बन रहे थे। ठीक है। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1960, 1962, 1965, 1967? क्या हो जाएगा सही जवाब? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? चलिए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1962। ठीक है। दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी? दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1959। तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहां है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी भारत में बस्ती कहां है? तो सबसे बड़ी बस्ती है हिमाचल प्रदेश। भारत के किन राजनीतिक दलों ने
तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन जताया? कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, ख और ग। तिब्बत की आजादी की बात कौन करता था? तो जाहिर सी बात है, देखो तिब्बत को कैप्चर किया किसने? चीन ने। और चीन ये कहता था कि हमारा पार्ट है, लेकिन बाकी कई दल थे जो कहते थे नहीं, तिब्बत को आजाद रहना चाहिए। तो जो सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ थे वो ये कहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा चाइनीज विचारधारा के सपोर्ट में रही, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। तो ख और ग सही है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया? वीके कृष्ण मेनन, सी राजगोपालाचारी, मेजर जनरल संजीत, या इनमें से कोई नहीं? चलो, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वीके कृष्ण मेनन। चीन ने भारत के किन दो हिस्सों पर अपना अधिकार जमा रखा? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लद्दाख, ख और ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अभी भी न्यूज में है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको रिपीट कर सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो किन दो हिस्सों पर अपना अधिकार जताया है? और ये ध्यान रखिएगा, क्या आधिकारिक रेखा कौन सी है जो भी हमने चर्चा की थी भारत और चीन के बीच में? मैकमोहन रेखा। ठीक है। और दो जगह जो कब्जा उन्होंने किया वो कौन सा है? एक अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का लद्दाख। जो कैलाश वाला पर्वत वाला इलाके हैं वो सब चले गए हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या जवाब जाएगा? घ इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही है। नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत किस राज्य का पुराना नाम है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला जो है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इस इलाके में अक्सर टकराहट रहती है चीन से। चलिए, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, अरुणाचल प्रदेश। और वो इलाका है जो चीन के साथ बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, और जहां पर अक्सर चीन क्या करता है? घुसने की कोशिश करता है, इंट्रोजन करने की कोशिश करता है, टकराने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमेशा मुद्दा जो है बना रहता है, जिसको कह सकते हैं आपकी झगड़े लड़ाई का। पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? नेहरू की विदेश नीति के कारण, चीन के इरादों को समय रहते न समझ पाने के कारण, चीन आक्रमण के समय सैन्य तैयारी न कर पाने के कारण। तो देखिए, नेहरू को बहुत बार घेरा गया इसलिए कि नेहरू ने बहुत जोर शोर से भारत और चीन के बीच में भारत चीनी भाई भाई इस प्रोग्राम को पूरा आगे बढ़ाया, पंचशील समझौता चाउ एन लाई के साथ किया, फिर उन्होंने आक्रमण कर दिया, तो ऐसा लगा कि जैसे युद्ध के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। तो इस मामले को लेकर सरकार को बहुत घेरा गया, बहुत आलोचना की गई। तो नेहरू को उस समय चीन के मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया था। तो जो चीन पर आक्रमण हुआ, चीन ने जो आक्रमण किया, तो बताया गया कि सरकार जो है सैन्य तैयारियों को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थी और इरादों को भी नहीं समझ पाई। बात तो ये भी है, बल जनरली इसमें इसका आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, ख और ग दोनों हो गई। चीन के इरादों को समय रहते न समझना, क्योंकि माना गया कि उसको लोग टाल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करना चाह रहा है, और चीन का आक्रमण जब हुआ तो हम तैयार नहीं थे। तो सही आंसर इसका घ हो जाएगा। ठीक है, घ इसका सही जवाब हो जाएगा। पहली बार डैश 1979 में चीन के दौरे पर गए? पहली बार 1979 में कौन चीन के दौरे पर गया? नेहरू, वाजपेयी, वीके कृष्ण मेनन, इनमें से कोई नहीं? पहली बार चीन के दौरे पर कौन गए 1979 में? सही जवाब क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। तो जब जनसंघ की सरकार, जब एक तरह से जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री थे, और वो पहली बार जो है एज अ विदेश मंत्री चीन में गए, क्योंकि 62 के बाद बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी, बहुत दुश्मनी टेंशन जैसा चलता था, तो कभी आना जाना डिप्लोमेट्स का या मंत्री या अधिकारियों का हुआ ही नहीं। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार विदेश मंत्री के रूप में चीन में वहां पर गए थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। युद्ध में 3 युद्ध आपको ध्यान रखने हैं विशेष रूप से। एक युद्ध आपको ध्यान रखना है 1962 भारत चीन, एक आपको 1965 भारत पाक, और भारत पाक से संबंधित है कौन सा? ये इसमें समझौता कौन सा हुआ? ताशकंद, 1966 में, एक साल बाद। इसी तरह 1971 ये भी भारत पाक का युद्ध, और इसमें समझौता कौन सा हुआ? शिमला एग्रीमेंट। क्वेश्चन पूछता है 1972। तो ये आपको पूछ सकता है सवाल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इन सवालों को आप बहुत ध्यान से करिए, बहुत मन लगाकर पढ़िए। सारे के सारे और मैराथन सेशंस और प्रैक्टिस सेशन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स के भी सेशन चल रहे हैं। लाइव क्लासेस भी चलेंगे, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो एमसीक्यूज के हैं, शॉर्ट आंसर्स के हैं, लॉन्ग आंसर्स के हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या परेशानी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पहले ही लिख के बता दीजिए, हम उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए और महत्वपूर्ण सेशन जारी रहेंगे। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।